Hello everyone, welcome to our class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में हम ओपैम को ही स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हमने ओपैम का बहुत सारे सर्किट्स देख लिए थे, जैसे एडिंग, सब्सट्रैक्ट सर्किट, एंड उसके बारे में बहुत कुछ हम जान लिए थे। बेसिक एंड एडवांस हमने कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम की लिस्ट। आप सभी को पता है इन एग्जामों के बारे में। तो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो हर साल हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 to 20 मार्क्स आता है। तो इन एग्जामों में अच्छा स्कोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पोर्शन रहेगा एंड आपको वो पोर्शन जरूर ही करना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का में स्ट्रांग होने के लिए ये क्लास जरूर देखें। तो ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी का शेड्यूल, जहाँ पर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे अभी जुलाई महीना हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आपको हमारे चैनल पे अभी मिल जाएगा मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का फुल लेक्चर विथ असाइनमेंट्स एंड PYQ के सोल्यूशन के साथ। एंड अभी अगस्त महीने पर हमारे चैनल पर अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्लास कंटिन्यू चल रहा है, एंड आगे भी सितंबर महीने पर भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। एंड ऐसे ही 3 महीनों के अंदर अंदर आपका पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, जिसके बेसिस में हम हमारा जो लेक्चर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड जिसमें हमारा बेसिक वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर एंड उसके बाद कारसब लो जो था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एंड फिर उसके बाद हम एडवांस में सर्किट्स, डायोड्स एंड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जैसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, एंड डेली बेसिस में उसका बहुत सारे PYQ की सोल्यूशन भी हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग या फिर एग्जाम के रिगार्डिंग तो हमारे ग्रुप पर पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड PYQ के सोल्यूशन डेली बेसिस में। तो अपना IIT जैम एंड बाकी MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमारे लेक्चर देखिए एंड ज्वाइन आवर ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है ओपैम। लेट्स बिगिन। तो आज का क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे हर दिन की तरह कुछ PYQ एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। आपको एक साइट पे सर्किट दिया गया है एंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड VCB when बीटा इक्वल टू 150। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें आपको कलेक्टर बेस का वोल्टेज निकालना होगा, जहां पर आपको दिया गया है बेस इक्वल टू 150। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम आपको दिया गया है, ये सर्किट डायग्राम आपको 11-12 में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि 11-12 में जो आपके बुक में या किताब में जो सर्किट डायग्राम होता तो बेसिकली वो ऐसे ही देखने को मिलता। ठीक है, तो वो देखने में थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग था। ये VCC जाकर फिर से एमीटर में कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर बेस भी जाकर एमीटर में कनेक्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग होता था। एंड शायद मेरी तरह ही आपका भी ये ट्रांजिस्टर का पोर्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ही रहता था। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो बेसिकली इस ड्राइंग में हमें क्या क्या आसानी से पता चल रहा है कि ये है आपका NPN ट्रांजिस्टर, और ये रहा आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है 100 ओम का, ये रहा आपका बेस रेजिस्टेंस जो है 10 किलो ओम का, एंड ये जो एमीटर लाइन है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका करंट फ्लो होगा IB, इसमें करंट फ्लो होगा आपका IC, एंड इसमें करंट फ्लो होगा आपका IE। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हमें इस सर्किट से पता चल रहा है, लेकिन बाकी जो ये VBB या VCC जो है ये हमें 12 का
बुक या किताब की तरह दिखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफर कर देंगे। तो वो कैसा होगा, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है, ये है कितना आपका 10 वोल्ट का, जो आपको क्वेश्चन में VCC से दिया गया है। फिर है रेजिस्टेंस, वो कितना 100 ओहम का। अब ये जाकर किससे लग रहा है, आपका NPN ट्रांजिस्टर से, और ये रहा आपका एमीटर वायर जो आकर ग्राउंड हो गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, फिर एक रेजिस्टेंस है जो है आपका बेस रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है आपका 5 वोल्ट एंड यहाँ पर 10 किलो ओहम। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो सर्किट है वो ऐसा ही है, जस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया गया है, या फिर आपका 12 के बुक के फॉर्म में ही आपको सर्किट दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब हमें फाइंड करना क्या है, हमें VCB फाइंड करना है। तो VCB कैसे फाइंड करेंगे, तो सर हमें तो पता है कि हमें KVL अप्लाई करना होता है, तो चलिए KVL ही अप्लाई कर लेते हैं। तो KVL अप्लाई करने के लिए पहले एक लूप लेंगे, तो ये ले ले हम पहला लूप एंड ये रहे हमारा सेकेंड लूप। ठीक है, तो अब अप्लाई KVL, अप्लाइंग KVL। तो KVL अप्लाई किस पर, पहले फॉर लूप 1। तो लूप 1 पर KVL अप्लाई करने से क्या मिलेगा, पहले आपका -5 वोल्ट प्लस अब 10 किलो ओम, तो 10 इंटू इसमें करंट कितना IB प्लस VBE बेस एमीटर करंट प्लस IE, अब इसमें तो रेजिस्टेंस आपका 0 है, तो इंटू 0 इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राउंड हो गया। तो यहाँ से आपको IB कितना मिलेगा, IB मिल जाएगा +5 हो जाएगा, इस साइड आएगा। और VBE कितना होता है आपका 0.7 थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन, और 10 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4.3 डिवाइडेड बाई 10, और ये कितना देगा आपको 0.43 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर किलो ओम रेजिस्टेंस लिए हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका IB। अब बीटा आपका है क्या, बीटा है आपका 150, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, IC निकाल सकते हैं। तो IC कितना आएगा आपका IB इंटू बीटा। ठीक है, क्योंकि बीटा आपका होता है IC बाई IB, तो अगर कैलकुलेशन करें तो आपको क्या मिलेगा 150 इंटू 0.43, ये भी मिली एम्पियर में आएगा। तो ये कितना देगा आपको कैलकुलेट करने से, वेट अ सेकेंड, ये आपको दे देगा 64.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो IB IC हमें दोनों मिल गया। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप 2 के लिए KVL अप्लाई कर देंगे फॉर लूप 2। तो अब हमें क्या मिलेगा, पहले तो 10 वोल्ट वोल्टेज है, तो -10, फिर अब देखिए 100 ओहम है, लेकिन पिछले हम लूप में किलो ओहम में लिए थे, तो इसको भी किलो ओहम में ट्रांसफर कर देंगे, तो 0.1, और करंट कितना है IC है प्लस VCE प्लस IE, और रेजिस्टेंस कितना है 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम VCE निकाल लेंगे, तो VCE आपका क्या होगा 10 माइनस 0.1 इंटू IC, तो 10 टू माइनस 0.1, IC कितना है आपका 64.5, यानी कि ये कितना देगा आपको 10 माइनस 6.45। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने से आपको मिल जाएगा 3.55 वोल्ट। ठीक है, ये मिल गया। तो VC हमें पता है, VB पता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें VCB चाहिए। तो आपको जब हम फॉर्मूला लिखा रहे थे तो आपको पता ही है, वी नो दैट, हमें क्या पता है VCE इक्वल टू VCB प्लस VBE, ये होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब हमें फाइंड करना क्या है, VCB फाइंड करना है। तो चलिए VCB को एक साइड ले लेते हैं और बाकी सारे को दूसरे साइड। तो VCE माइनस VBE, तो VCE आपका क्या इतना आया 3.55, और VBE कितना है आपका 0.7 वोल्ट, यानी कि आपका आंसर कितना आया 2.85 वोल्ट। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए कैसे कितने इजी तरीके से सिंपल KVL यूज करने से आपका ये क्वेश्चन
हो गया एंड VCB आप एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का कर लिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का एक सर्किट दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको पूछा क्या गया है, फाइंड Q पॉइंट, ठीक है, फॉर द ट्रांजिस्टर when बीटा इक्वल टू 200 and VBE इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो आपको Q पॉइंट फाइंड करना है। तो Q पॉइंट तो हमें फाइंड करना आता है, तो उससे पहले देख लेते हैं हम क्या क्या दिया गया है। तो VBB हमें 10 वोल्ट दिया गया है, उसका रेजिस्टेंस 47 किलो ओम। यहाँ पर कलेक्टर का रेजिस्टेंस 330 ओम और कलेक्टर का वोल्टेज 20 वोल्ट एंड ये IE में रेजिस्टेंस है आपका 0 एंड ये ग्राउंड। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो बेसिक KVL ही आता है, तो इसको हम फर्स्ट लूप लेंगे और इसको हम सेकेंड लूप ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमें Q पॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही अप्लाइंग KVL। ठीक है, तो बेसिकली बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली आपको आंख बंद कर KVL ही इस्तेमाल करना होता है। लेकिन KVL इस्तेमाल करने के बाद आपको किस किस वैल्यू लेकर आपका सोल्यूशन निकालना है, वो ही है इम्पोर्टेंट पोर्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम KVL अप्लाई करेंगे फॉर लूप 1 के लिए। तो अब लूप 1 के लिए क्या होगा, देखिए पहले 10 वोल्ट है तो -10 प्लस अब 47 किलो ओम है तो 47 IB प्लस VBE प्लस IE। अब एमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, 0 है तो 0 इक्वल टू 0। तो आपका VBE कितना है, 0.7 वोल्ट, तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो IB कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 47। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.197 मिली एम्पियर। ठीक है, तो IB हमें ये मिल गया। अब बीटा हमें क्या दिया गया है, बीटा हमें दिया गया है 200, बीटा हमारा 200 है तो इक्वल होता है IC बाई IB का। तो यहाँ से आप IC का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो IC कितना होगा आपका 200 इंटू 0.197 मिली एम्पियर। तो ये आपको कितना वैल्यू देगा, ये आपको देगा 39.57 मिली एम्पियर। तो IB आ गया, IC आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम सेकेंड लूप के लिए KVL अप्लाई करेंगे। तो फॉर ये क्या होगा, फॉर लूप 2। ठीक है, तो लूप 2 के लिए देखिए पहले 20 वोल्ट है तो -20, फिर अब रेजिस्टेंस कितना था 330। अब हम कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं, किलो ओम में, तो इसको भी किलो ओम में ट्रांसफर करेंगे। तो 0.33 IC प्लस VCE प्लस IE और रेजिस्टेंस है हमारा 0 तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम VCE आसानी से निकाल लेंगे। तो वो क्या होगा 20 माइनस 0.33 इंटू 39.57। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करें हमें कितना मिलेगा, 20 माइनस ये मल्टीप्लिकेशन करने से 13.059 इक्वल टू ये कितना देगा आपको 6.94 वोल्ट दे देगा। ठीक है, तो सर हमने जो सारे चीज़ें होता है IB IC VC VB ये सारे चीज़ें हमने फाइंड कर लिया। अब एक्चुअल हमें फाइंड क्या करने को दिया गया था, फाइंड Q पॉइंट। तो Q पॉइंट आपका क्या होता है, Q पॉइंट आपका क्या होता है IC एंड VC। तो चलिए वही बैठा देते हैं। तो IC कितना था 39.57 मिली एम्पियर और आपका VC कितना है 6.94। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर।
ठीक है, तो देखिए आपने जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसका बेसिक चीज़ें भी फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन से, और इसका क्यू पॉइंट भी आपको फाइंड करना आ गया। तो बेसिकली क्यू पॉइंट कुछ और नहीं होता, जस्ट वही आईसी एंड वीसीई आपको फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये रहा आपका एक सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, फाइंड पावर ऑफ पीजे। ठीक है, तो आपको इस ट्रांजिस्टर का पावर फाइंड करना है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले तो देख सकते हैं आपका बेस वोल्टेज है वो ग्राउंड है, बेस रेजिस्टेंस है 100 ओम, और यहाँ पर जो कलेक्टर वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट, एमीटर वोल्टेज है -12 वोल्ट, यहाँ पर कलेक्टर रेजिस्टेंस है 750 ओम, यहाँ पर एमीटर रेजिस्टेंस है 1.5 किलो ओम, बीटा आपको 200 दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दिया गया है। देखिए ये बेसिक ट्रांजिस्टर है, इसमें कोई आपका डिफिकल्ट नहीं है, आपको एक क्वेश्चन देखने से ही पता चल गया कि क्या क्या दिया गया है और आपको क्या करना है। तो हमें पता है, हमें अगर दिया गया है एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तो आग बंद कर हम केवीएल अप्लाई कर देंगे। तो चलिए केवीएल अप्लाई कर देते, तो ये रहा हमारा फर्स्ट लूप एंड ये रहा आपका सेकेंड लूप। ठीक है, तो हम कर देते हैं जो हमें पता है, तो अप्लाई केवीएल। ठीक है, तो किसके लिए, फॉर लूप 1 के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो -0 क्योंकि ग्राउंड है, फिर 100 ओम। देखिए किलो ओम में हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.1 ले लेंगे, आई बी प्लस कितना होगा आपका, ये वी बी ई होगा, प्लस अब आई ई, अब इसमें तो रेजिस्टेंस है तो 1.5। अब देखिए यहाँ पर आपका वोल्टेज है तो इसलिए -12 इक्वल टू 0, क्योंकि वोल्टेज आपको माइनस में दिया गया है तो -12। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिल रहा है, 0.1 आई बी प्लस 1.5 आई ई, और यहाँ पर 12 माइनस बी बी कितना होता है आपका 0.7 यानी कि 11.3। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें दिया गया है बीटा इक्वल टू 200, और हमें क्या पता है, आई ई डिवाइडेड बाई आई बी हमारा क्या होता है, गामा होता है, जो इक्वल होता है हमारा बीटा प्लस 1 का। तो ये कितना होगा 201, तो यहाँ से आपको आई मिल जाएगा, आई कितना होगा 201 इंटू आई बी। तो चलिए ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते, तो हमें क्या मिलेगा, 0.1 आई बी प्लस 1.5 टू 201 आई बी इक्वल टू 11.3। ठीक है, ये मिल गया। तो आई बी हमें कॉमन लेने से हमें आई बी क्या वैल्यू मिलेगा, 11.3 डिवाइडेड बाई 301.6। ठीक है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन करने से हमें 301.6 मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करने से हमें क्या मिला, वैल्यू मिलेगा 0.037 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आई बी हमारा आ गया। अब बीटा हमें पता है तो आईसी भी हम निकाल सकते हैं। तो आईसी कितना होगा आपका 200 इंटू 0.037 यानी कि आपको कितना मिलेगा 7.493 मिली एम्पियर। और आई भी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक तो हो गया आईसी प्लस आई बी करके, और एक हो गया आपका आई बी इंटू 201 करके। तो ये करने से आपको कितना भी मिलेगा 7.53 मिली एम्पियर। तो दोनों तरीकों से आपको सेम ही नियरेस्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो आई भी आ गया, आईसी भी आ गया, आई बी भी आपको आ गया। तो आप क्या करेंगे, फॉर लूप 2, तो अब हम सेकेंड लूप के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो सेकेंड लूप में कितना था आपका VCC, तो 12 वोल्ट था, तो -12, फिर रेजिस्टेंस कितना था 750, तो इसको हम किलो ओम में ट्रांसफर कर देंगे। तो 0.75 IC प्लस VCE प्लस आई कितना है आपका आई और 1.5 किलो ओम, तो आई ई इंटू 1.5 और वोल्टेज है -12 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आपको वी सी कितना मिलेगा, वी सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस प्लस 12, ठीक है, और माइनस कितना होगा, माइनस होगा 0.75 आई सी प्लस 1.5 आई, ठीक है। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर ले। तो यहाँ पर 24 माइनस वैल्यू लिख देते हैं, तो 0.75 इंटू आई सी कितना है आपका 7.493 प्लस 1.5 और ये कितना था 7.53, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करने से हमें कितना मिलेगा 24 माइनस पूरा कैलकुलेशन करने से आपको मिल जाएगा 16.905, ठीक है। तो आखिर में आपको आंसर कितना मिल रहा है 7.095 वोल्ट, ठीक है। तो VC आ गया, IC IB IE आ गया, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, पावर ऑफ BJT, ठीक है। तो पावर कैसे निकाल सकते थे, आपको फॉर्मूला मुझे बताया था। पावर क्या होता है, पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं PT से, जो इक्वल होता है IC इंटू VC। तो IC आपका कितना है 7.493 मिली एम्पियर इंटू 7.095 वोल्ट। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से हमें क्या मिलेगा 53.16 यूनिट क्या होगा मिली वाट, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। तो देखिए आज के जो हम PYQ करें उसमें हमारा बेसिक BJT का क्वेश्चन भी हो गया, फिर हमें Q पॉइंट भी फाइंड करने आ गया, और आखिर में इस क्वेश्चन में हमें आ गया कि कैसे हम एक BJT का पावर निकाल सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन तीनों टाइप का था, एंड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन का सेशन जो था वो यहीं तक था। अब हम कुछ नया पोर्शन जानेंगे ओपैम के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ओपैम। तो लास्ट क्लास में हमने ओपैम को स्टार्ट कर दिया था, एंड उसके बारे में बहुत कुछ जान लिए थे, जैसे इंटीग्रेटेड, नॉट इंटीग्रेटेड, एंड एडिंग सर्किट, एंड आपका सबस्ट्रैक्ट सर्किट। तो हमने स्टार्ट किया कर दिया था कि कैसे हम ओपैम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज भी उस सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे, एंड बाकी जो इस्तेमाल होता है एक ओपैम का, जैसे बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, तो वो सारे सर्किट हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको सर्किट देखने को मिल रहा है ये है आपका बेसिकली एक इंटीग्रेटर सर्किट, मतलब इससे हमें V इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन रिजल्ट V आउटपुट में मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एक R इन वोल्ट रेजिस्टेंस लगा होता है, किसके साथ V माइनस के साथ, ठीक है। और V पॉजिटिव आपका क्या होता है, वो ग्राउंड होता है, ठीक है। और इसमें देखिए पहला जो हमारा सर्किट था उसमें ये यहाँ पर एक R वोल्टेज होता था, और यहाँ पर आपका फीडबैक रेजिस्टेंस होता था जिसको हम RF से डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या आ रहा है, एक कैपेसिटर आ रहा है, ठीक है। तो एक आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अगर आपका सर्किट में क्वेश्चन में अगर सर्किट में कैपेसिटर हुआ यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस के जगह, तो वो कैसा सर्किट है, वो इंटीग्रेशन सर्किट है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब क्या सर यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा, हाँ यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो कैसे लगेगा, देखिए ये जो पॉइंट है इसमें वोल्टेज कितना होगा, ये V इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये A पॉइंट है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज भी हमारा 0 ही होगा, क्योंकि ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को वैलिड करता है। और यहाँ पर आपका I तो 0 है, और यहाँ पर भी आपका I इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्योंकि ओपैम के अंदर कोई भी करंट नहीं जाता। और ये रहा आपका VCC, एंड ये रहा आपका VCC माइनस VCC, ठीक है। तो ये दोनों रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं गया। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इन दोनों में लग रहा है, तो आपको V इक्वल टू 0 दोनों पॉइंट में मिल गया। तो अब आपको पिछले क्लास में आपको क्या बताया गया था कि जैसे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में आग बंद कर KVL यूज करते हैं, तो ऐसे ही हम इसमें आग बंद कर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, VGC वैलिड, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हमारा वैलिड हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अप्लाइंग
नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली आपको जब सिखाया जाएगा तो आप जब इंटीग्रेशन सर्किट या फिर एडिंग सर्किट जब करेंगे तो आपको सिंपल फॉर्मूला आपको पकड़ा दिया जाएगा कि देखो ये सर्किट होता है एंड उसका फॉर्मूला ये होता है, सबस्ट्रक्ट सर्किट ये होता है उसका सर्किट एंड ये होता है आपका फॉर्मूला। तो कैसे होता है, क्यों होता है, वो आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर हम आपको बिल्कुल बारीकी से नोडल एनालिसिस करके आपको सारी चीज़ें समझाएंगे कि क्यों एंड कैसे ये सब हो रहा है। ठीक है, तो आप नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे किस पर, एट पॉइंट ए पर। ठीक है, तो ए पॉइंट पर आपका नोडल एनालिसिस करने से क्या आएगा, ए पॉइंट पे आपका वोल्टेज कितना है, 0 वोल्टेज है। तो 0 माइनस V इनपुट डिवाइडेड बाई कितना रेजिस्टेंस, R इन को हम R ले लेते हैं। बेसिकली ये क्या आता है, सम ऑफ करंट। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, 0 माइनस V आउटपुट, और इस डोमेन में क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर कैपेसिटर का इम्पीडेंस लेंगे और कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक C से। तो जो इक्वल टू होगा 0, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, KCL अप्लाई हो रहा है, और KCL हमें क्या कहता है, टोटल सम ऑफ करंट हमें 0 देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर कर ले तो हमें क्या मिलेगा, माइनस V इनपुट XC और माइनस V आउटपुट इन एस डोमेन इंटू R इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर हम अच्छे से कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, V आउटपुट इन एस डोमेन, V इनपुट इन एस डोमेन इक्वल टू माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ये हमें मिल गया। तो XC हमें क्या देता है, एक्चुअली XC क्या होता है, 1/CS और 1/R तो हमारा है ही, तो ये क्या दे रहा है आपको, 1/RCS। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या मिला, V आउटपुट क्या दे रहा है आपको, V आउटपुट दे रहा है V इनपुट इंटू माइनस 1/RCS। ये हमें पता चल गया। अब देखिए ये किस में है, एस डोमेन में है। क्यों एस डोमेन में है, क्योंकि कैपेसिटर का इम्पीडेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एस डोमेन में होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि फंक्शन ऑफ एस डोमेन डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू आपको देगा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी टी। ये फॉर्मूला आपको पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम कर रहे थे RC RL सर्किट के लिए, या फिर सर्किट या जब पढ़ा रहे थे रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर जब आप करवा रहे थे, तो आपको ये फॉर्मूला हमने आपको लिखवा दिए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका V इनपुट जो है, V इनपुट तो एस डोमेन का फंक्शन है डिवाइडेड बाई एस है, और बाकी माइनस 1/RC है। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V आउटपुट आपका क्या होगा, माइनस 1/RC को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा B इनपुट इन टाइम dt। ये हमारा लाप्लास का फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, V आउटपुट क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन फॉर्म में मिल रहा है इनपुट का। तो ये क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जो इनपुट सिग्नल है उसका इंटीग्रेशन मिलेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, आउटपुट वेव इज इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट। ठीक है, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, इनपुट सिग्नल का ही इंटीग्रेशन फॉर्म मिल रहा है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा जो सर्किट है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, तो ये एक चीज़ तो हमें पता चल गया। और क्या हम यहाँ से कुछ और जान सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक माइनस साइन है, और माइनस साइन किस में होता है, इन्वर्टेड इंटीग्रेटेड में। मतलब हम जो इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग सर्किट कर रहे थे, इन्वर्टिंग सर्किट में क्या होता था, V आउटपुट डिवाइडेड बाई V इनपुट इक्वल टू माइनस RF बाई R, उसमें एक माइनस फॉर्म आता था। ठीक है, तो इसमें भी एक माइनस फॉर्म आ रहा है।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा है, वो इन्वर्टेड इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म तो मिल रहा है लेकिन उसमें कुछ फेस शिफ्ट हो रहा है, कुछ इन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर हम टेक आर सी इक्वल टू 1 ले लें, मतलब नॉर्मलाइज्ड कर दें, नॉर्मलाइज्ड कर दें, तो तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा वी आउटपुट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वी आई टी टी टी। तो देखिए अगर हम आर सी को 1 ले लेते हैं तो बिल्कुल हमें आउटपुट जो मिलेगा वो इनपुट का ही इंटीग्रेशन फॉर्म मिलेगा। अब आर सी तो हमारे हाथों में ही है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो आर सी का अगर हम 1 ले लेते हैं तो हमारा जो इनपुट सिग्नल होता है उसका इंटीग्रेशन फॉर्म हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये रहा आपका बेसिक इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप का सर्किट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है डिफरेंशियल सर्किट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ सिमिलरिटी है। ठीक है, तो क्या सिमिलरिटी है, ओपैम्प तो है, ये तो कोई सिमिलरिटी नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले जो हमारा इंटीग्रेशन सर्किट था उसमें आपका फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं था, उस पर आपका कैपेसिटर लगा हुआ था और आर रेजिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फीडबैक रेजिस्टेंस है लेकिन आर रेजिस्टेंस की जगह एक कैपेसिटर लगा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर वी इन है, यहाँ पर वी आउट है, माइनस पे ही आपका ये वोल्टेज अप्लाई हो रहा है एंड पॉजिटिव में आपका ग्राउंड हो जा रहा है। ठीक है, और बाकी तो रहा आपका वी सी सी पॉइंट। ठीक है, तो ये रहा आपका ए पॉइंट। अब इसमें भी हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को लगवाएंगे। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हमें क्या बताएगा कि अगर ये ग्राउंड होने से ये पॉइंट हमारा v इक्वल टू 0 होगा तो ये पॉइंट भी हमें क्या मिलेगा, v इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप तो होता है आग बंद कर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, अप्लाई नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे किस पॉइंट पे, वही जो हम करते आ रहे हैं एट पॉइंट ए पे। तो ए पॉइंट पर हम नोडल एनालिसिस करने से हमें क्या मिलेगा, तो नोडल एनालिसिस बेसिकली आपका केसीएल होता है, मतलब सम ऑफ करंट। तो ये क्या देगा, 0 माइनस वी इनपुट इन एस डोमेन, क्योंकि यहाँ पर हमें कैपेसिटर है, डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस क्या होगा, एक्सी होगा कैपेसिटर का इम्पीडेंस, प्लस 0 माइनस वी आउटपुट, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, फीडबैक रेजिस्टेंस जो है आपका आर एफ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कैलकुलेशन करने से वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट, दोनों ही एस डोमेन में है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये देगा आपको माइनस आर बाई एक्स सी, और एक्स सी आपका क्या होता है, आर डिवाइडेड बाई एक्स सी आपका होता है सी एस 1 बाई सी एस, यानी कि ये आपको देगा माइनस आर सी। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिल रहा है, वी आउटपुट इन एस डोमेन इक्वल टू माइनस आर सी एस इंटू वी इनपुट इन एस डोमेन। ठीक है, अब एस डोमेन लगा हुआ है तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या कहता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या कहता है कि डी वी बाई डी टी इन टी डोमेन इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू फंक्शन ऑफ एस डोमेन। तो अगर एस इंटू फंक्शन ऑफ एस डोमेन हुआ तो उसको हम टी डोमेन में उसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका एस भी है और फंक्शन ऑफ एस डोमेन भी है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वी आउटपुट इन टी इक्वल टू माइनस आर सी डी वी इनपुट डिवाइडेड बाई डी टी टाइम, ये आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट, आउटपुट पे आपको मिल रहा है इनपुट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो आउटपुट इज डिफरेंशियल ऑफ इनपुट। तो देखिए हमें जो जरूरत था, हमें तो डिफरेंशियल चाहिए था,
इनपुट सिग्नल का, तो वही हमें मिल गया कि हमारा आउटपुट जो है वो इनपुट सिग्नल का डिफरेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड, हम करेंगे वी टेक, ठीक है, आर सी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हमें नॉर्मलाइज्ड करना है, नॉर्मलाइज्ड। तो आर सी इक्वल टू 1 लेने से हमारा क्या हो जाएगा, वी आउटपुट टी इक्वल टू माइनस डी वी आई डी टी, यानी कि बिल्कुल हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट का डिफरेंशियल फॉर्म ही हमें मिलेगा। और आरसी तो हमारे हाथों में ही है कि हम आरसी कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो देखिए ये सर्किट से हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल। तो ये कैसा सर्किट है, देखिए इसमें भी आपका माइनस फॉर्म है। तो ये कैसा सर्किट हुआ, आउटपुट आपका क्या देगा, आउटपुट देगा आपको इन्वर्टेड, क्या लिख दिया मैंने, इन्वर्टेड डिफरेंशियल, इन्वर्टेड डिफरेंशियल मतलब कि आपको डिफरेंशियल तो मिलेगा लेकिन वो इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगा एंड उसका कुछ फेज शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने एक नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन होने का मतलब क्या है, हमारा जो आउटपुट है वो इन्वर्टेड है एंड उसमें फेज शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो इजी ओपैम्प का इस्तेमाल। ठीक है, तो देखिए कैसे हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर हमारा साइंटिस्ट ने ओपैम्प को इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन को एक डिजिटल सिग्नल से कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन सर्किट। फिर हमारा हो गया क्या, जो डिफरेंशियल सर्किट। अब हम आगे बढ़ते हैं, दो सर्किट तो हमारा हो गया। तो अब हम करेंगे लॉगरिदम एम्पलीफायर सर्किट। तो लॉगरिदम मतलब कि एक ओपैम्प का इस्तेमाल से हम इसमें लॉग का कैलकुलेशन करेंगे। तो बेसिक यहाँ पर V इनपुट है, यहाँ पर आपका R रेजिस्टेंस है। अब देखिए इसमें पहले हमारा क्या था, एकदम पहले हमारा यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस था। फिर क्या आया, फिर इसमें एक कैपेसिटर आया, इसमें इंटीग्रेशन में। अब जब हम लॉगरिदम यूज करें तो क्या आएगा, देखिए एक डायोड आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक डायोड है। और जो था माइनस में हमारा ये वोल्टेज इनपुट एंड पॉजिटिव में हमारा ग्राउंड हो रहा है। एंड ये रहा आपका VCC एंड ये रहा आपका माइनस VCC एंड यहाँ पर आपको V आउटपुट मिल रहा है। तो सर यहाँ पर क्या वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। तो ये अगर V इक्वल टू 0 है तो ये हमारा नोट पॉइंट A पर भी हमारा V इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सर्किट के बारे में कुछ बातें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वही हम नोडल एनालिसिस कर देंगे। तो अप्लाई नोडल एनालिसिस। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आपको दिया गया है, कुछ सर्किट दिया गया है, ठीक है, और आप भूल गए हैं कि उसका फॉर्मूला क्या था, ठीक है, भूल जा ही सकते हैं क्योंकि एग्जाम के टाइम आपके पास बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो कोई को फॉर्मूला में आपको कॉन्फ्यूजन भी हो सकता है, कोई फॉर्मूला आपको भूल भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप इसमें भूल भी जाए तो सिर्फ सर्किट ड्रॉ कर लीजिए और उसमें नोडल एनालिसिस लगा दीजिए, फॉर्मूला आपके हाथों में ही आ जाएगा। तो इसमें कुछ अगर आपका ध्यान में ना रहे तो ना रहने दो, आपको तो नोडल एनालिसिस करना आता है, उसमें ही आप फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सर्किट लॉगरिदम एम्पलीफायर सर्किट। तो अब हम करेंगे इस पे नोडल एनालिसिस, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए पे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो नोडल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ करंट। तो क्या होगा, 0 माइनस V इनपुट डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा, R होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए ये जो डायोड है, क्या हुआ, जस्ट सेकेंड। तो देखिए हमारे पिछले जो सर्किट था उसमें कैपेसिटर था, तो उसमें हम इम्पीडेंस XC लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये करंट ही हमें दिया गया है, तो हमें तो कैलकुलेशन है करंट का, तो हम सिंपल इसमें क्या कर देंगे, I ही लिख देंगे। तो क्या होगा, वेट अ सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्यों नहीं चेंज हुआ। तो प्लस I हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो I क्या होता है,
आपको पता ही है कि क्या पता है, हमें कुछ नहीं पता है। तो डायोड इक्वेशन हमारा क्या होता है, डायोड इक्वेशन हमारा क्या होता है, I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर v डिवाइडेड बाई एन वी टी माइनस 1। ठीक है, ये होता है हमारा डायोड इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट वन को नेग्लेक्ट कर देंगे, सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वन को नेग्लेक्ट करने से हमें डायोड का करंट मिलेगा आई नॉट ई टू द पावर v डिवाइडेड बाई एन वी टी, ये मिल गया हमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करंट ही चाहिए था, तो वो हमें मिल गया यहाँ पर। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें मिल रहा है माइनस बी इनपुट डिवाइडेड बाई आर, और आई के जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आई नॉट ई टू द पावर बी डिवाइडेड बाई एन वी टी इक्वल टू 0, ये हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, बी इनपुट को इस साइड ले आते हैं, तो आई नॉट ई टू द पावर v डिवाइडेड बाई एन वी टी इक्वल टू v इनपुट डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, आई नॉट को उस साइड ले जाते हैं एंड एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में चेंज कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, v डिवाइडेड बाई एन वी टी, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ln और v इनपुट डिवाइडेड बाई आई नॉट आर, क्योंकि आई नॉट इस साइड आ गया, तो ये मिल गया। तो यहाँ से आपको v क्या मिल रहा है, v आपको मिल जाएगा एन वी टी इंटू एल एन v इनपुट डिवाइडेड बाई आई नॉट आर। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, अब हम एक डायोड का सर्किट ड्रॉ करेंगे। कैसा सर्किट, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा डायोड है, ठीक है, वही डायोड है, और इसमें ये साइड ग्राउंड है एंड यहाँ पर आपको जी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो एक डायोड का आपको पता है एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, जो हम V ले लेते हैं। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है V, एंड ये है आपका 0, क्योंकि ये ग्राउंड हो गया। तो अब हम इसमें अगर KVL अप्लाई कर दें, KVL अप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, -0 प्लस V प्लस V आउट इक्वल टू 0। तो हमें V कितना मिल रहा है, -V आउटपुट, या फिर V आउटपुट कितना मिल रहा है, -V, जो आपका डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर V हमारा डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तो ये क्या हो जाएगा, -V आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी देखे कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, नेगेटिव ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो चलिए वही लिख देते हैं। तो हमें क्या मिला यहाँ से, -V आउटपुट इक्वल टू एन वी टी इंटू एल एन V इनपुट डिवाइडेड बाई आई नॉट आर, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हम टेक आई नॉट आर इक्वल टू 1, किसके लिए, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। नॉर्मलाइजेशन करने से हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल जाएगा -V आउटपुट इक्वल टू एन वी टी एल एन V इनपुट, और इसको हम और अच्छे से अगर लिख ले तो V आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, -n वी टी एल एन V इनपुट। तो देखिए हमें इस सर्किट से V आउटपुट क्या मिल रहा है, इस सर्किट से हमें V आउटपुट जो मिल रहा है वो लॉगरिथम ऑफ V इनपुट आपको मिल रहा है, यानी कि ln Vi आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या दे रहा है, आपको आउटपुट आपको दे रहा है लॉगरिथम ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है, और एक चीज इसमें देखिए फिर से माइनस साइन है, तो ये क्या है, आउटपुट आपका क्या देगा, इन्वर्टेड लॉगरिथम देगा। ठीक है, मतलब हमें इस सर्किट से इनपुट सिग्नल का लॉगरिथम फॉर्म मिलेगा, और वो होगा कैसा, इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगा। तो देखिए अगर आपको सर्किट फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं।
अगर आप भूल गए एग्जाम में तो फिर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको नोडल एनालिसिस आता है, ये फॉर्मूला डायोड इक्वेशन भी आप जानते हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल नोडल एनालिसिस करके आप फॉर्मूला एग्जाम में भी निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला पता हो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप गलती से भूल गए हो तो तब आप नोडल एनालिसिस करके इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आपका फॉर्मूला भी आ गया और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगरिदम एम्पलीफायर सर्किट। अब नेक्स्ट सर्किट हम चले जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एंटी लॉग सर्किट। तो पिछला जो सर्किट था उसमें लॉगरिदम कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग करेंगे। तो देखिए इसमें भी आपको सिमिलरिटी मिल रहा है, क्या वी इनपुट वी आउटपुट, और आपका ये नेगेटिव पे वी इनपुट है और पॉजिटिव में आपका क्या हो रहा है, ग्राउंड हो जा रहा है। लेकिन देखिए पहला जो सर्किट था उसमें RF नहीं था, यहाँ पर आपका डायोड था और यहाँ पर आपका R था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब R के जगह एक डायोड है और यहाँ पर आपको फीडबैक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, IF यानी कि I। ठीक है, तो सर इसमें वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा, हाँ इसमें भी लगेगा। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, ये अगर V इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ग्राउंड होने के कारण यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। तो हमारा जो नोड पॉइंट है यानी कि A पॉइंट है उसमें भी वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया वर्चुअल ग्राउंड करने कॉन्सेप्ट से। अब तो वही चीज़ हम बार बार एक ही बार करते जा रहे हैं, क्या है वो, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस इस पॉइंट पे एट पॉइंट ए पर। तो इस पर हमें नोडल एनालिसिस बेसिकली सम ऑफ करंट, तो वो क्या देगा, 0 माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई R प्लस, और यहाँ पर देखिए I करंट तो आपका है ही, तो I हो जाएगा इक्वल टू 0। अब I क्या है हमें पता है, डायोड इक्वेशन से, कि I क्या होता है आपका, I0 e टू दी पावर क्या होता है, V डिवाइडेड बाई NVT माइनस 1। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट 1, तो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें I इक्वल टू मिलेगा I0 टू e टू दी पावर V डिवाइडेड बाई NVT। तो ये हमें डायोड करंट मिल गया। अब हम इसमें इस पॉइंट पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई R प्लस I0 e टू दी पावर V डिवाइडेड बाई NVT इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमने गलत ले लिया, वो चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर आपका जो करंट है वो, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो आपका जो करंट है वो किस तरफ फ्लो हो रहा है, ओपैम्प की तरफ। ठीक है, तो ये कैसा करंट हुआ, इनकमिंग करंट हुआ। तो पिछला जो हमारा सर्किट था, वेट अ सेकेंड, जो हमारा लॉग सर्किट था, लॉगरिथम सर्किट था, उसमें आपका जो I था वो किस तरफ फ्लो हो रहा था, बाहर की तरफ, आउटपुट की तरफ आपका फ्लो हो रहा था। तो ये आउटगोइंग हुआ, तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमारा जो एंटी लॉक सर्किट है इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपका करंट है वो इनकमिंग है, वो ओपैम्प की तरफ जा रहे हैं। तो इनकमिंग होने के कारण हमारा ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा क्योंकि हमारा करंट जो है उसका फ्लो है इनकमिंग। तो चलिए इनकमिंग होने से हमारा क्या आएगा रिजल्ट आखिर में, तो आपका V आउटपुट हो जाएगा माइनस I0 R, ठीक है, R उस साइड चल जाएगा, e टू दी पावर V डिवाइडेड बाई NVT। ठीक है, ये हमें पता चल गया, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अब आपका V क्या होता है, V आपका V आउटपुट, सॉरी V
आपका क्या होगा, V इनपुट होगा। क्यों सर? तो देखिए अगर हम एक डायोड ले लें, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर आप एक V इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। तो इसमें ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, -V इनपुट होगा प्लस V होगा और ग्राउंड हो जाएगा इसमें। तो V इनपुट आपका क्या हो रहा है, V ही हो रहा है, तो इसीलिए ये हमने लिख दिया V इक्वल टू V इनपुट। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, V आउटपुट इक्वल टू -I0 R इंटू ई टू दी पावर V इनपुट डिवाइडेड बाई NVT, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया और ये फॉर्मूला आपको क्या दे रहा है, आउटपुट में देख सकते हैं आपको इनपुट का एंटी लॉग मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल दे रहा है और एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एंटी लॉग होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वी टेक NVT इक्वल टू 1 किसके लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन करने से हमें क्या मिल रहा है, तो देखिए, तो V आउटपुट क्या होगा आपका, V आउटपुट आपका हो जाएगा -I0 R इंटू एक्सपोनेंशियल V इनपुट, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें मिल गया। तो देखिए क्या हो गया, आपका जो V आउटपुट है, आउटपुट को क्या मिला, एंटी लॉग ऑफ इनपुट सिग्नल। तो देखिए इस सर्किट से हमें जो इनपुट सिग्नल होता है उसका एंटी लॉग आउटपुट फॉर्म में मिल रहा है। लेकिन देखिए इसमें भी एक माइनस साइन है, इसमें भी माइनस साइन है, तो क्या होगा, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट आपको मिल रहा है इन्वर्टेड एंटी लॉग ऑफ इनपुट सिग्नल। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो जो भी इनपुट है उसका एंटीलॉग इन्वर्टेड फॉर्म में कुछ फेज शिफ्ट के फॉर्म में हमें आउटपुट पे मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एंटीलॉग एम्पलीफायर सर्किट का फॉर्मूला एंड ये रहा आपका नोडल एनालिसिस करने से सिंपल प्रोसेस से कैसे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं वो भी आपको आ गया, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको नोडल एनालिसिस अच्छे से आता है तो आप बहुत ही आसान तरीकों से ओपैम्प का क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको केवीएल करना आता है तो बहुत ही आसानी से आप जो है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एंड पे आ गए हैं, आज का लास्ट टॉपिक एंड लास्ट सर्किट को हम जान लेंगे, ठीक है। वो है हमारा कॉम्परेटर सर्किट, ठीक है। तो कॉम्परेटर सर्किट से आपको पता चल रहा है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें कंपेयर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये रहता है आपका सर्किट और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए इसमें ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई डायोड, ना कोई कैपेसिटर, सिंपल V इनपुट वोल्टेज है, V आपका नेगेटिव वोल्टेज है एंड इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपका VCC का ही रहता है, ठीक है। तो कैसे, तो आपको इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, कंपेयर्स वोल्टेज एट V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो V पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड V नेगेटिव टर्मिनल होता है उन दोनों में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे कंपेयर, तो इसमें दोनों रूल होता है। कैसा, इफ V पॉजिटिव, ठीक है, V पॉजिटिव ग्रेटर देन V नेगेटिव, ठीक है, देन आउटपुट हमें क्या देगा, आउटपुट हमें देगा जो V आउट होता है इक्वल टू का होगा पॉजिटिव V सेट, यानी कि पॉजिटिव V सैचुरेशन करंट जो होता है आपका पॉजिटिव VCC, ठीक है। ये जो VCC एंड नेगेटिव VCC होता है वही। और अगर इफ V पॉजिटिव लेस देन V नेगेटिव हुआ तब हमें आउटपुट क्या देगा, तब हमें आउटपुट देगा जो V आउट होता है वो आपको देगा -V सैचुरेशन करंट यानी कि -VCC करंट, ठीक है, सॉरी VCC वोल्ट, ठीक, VCC वोल्ट, पॉजिटिव VCC वोल्ट एंड नेगेटिव VCC वोल्ट, ठीक है।
तो लिख लीजिए इन एक्चुअल ओपैम, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप लैब में करेंगे तो इन एक्चुअल ओपैम आई सी व्हेयर वी कनेक्ट VCC इक्वल टू प्लस माइनस 15 वोल्ट, मतलब एक ओपैम का जो VCC टर्मिनल होता है उसमें हम पॉजिटिव VCC में पॉजिटिव 15 वोल्ट एंड नेगेटिव VCC में नेगेटिव 15 वोल्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन V सेट कम्स टू बी कितना मिलेगा हमें, लगभग 13.65 वोल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि V सेट हमारा बिल्कुल VCC का इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए माइनस V सेट बिल्कुल माइनस VCC वोल्ट का इक्वल होता है, क्योंकि ये किस कंडीशन में है, ये आइडियल कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किस कंडीशन में, ये रहा हमारा प्रैक्टिकल कंडीशन। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपका VCC वोल्टेज अप्लाई है 15 वोल्ट का, तो आपको V सेट में 13.65 वोल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन बट यू हैव टू यूज VCC ओनली अनलेस गिवन। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर ना कहा जाए कि V सेट आपका कितना है, क्वेश्चन में अगर आपको V सेट का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आप तब क्या लेंगे, V सेट इक्वल टू VCC, ठीक है। तो अगर आपको V सेट दिया गया है तो तब अच्छा है, आप V सेट का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर ना दिया गया है तो आप उसका वैल्यू VCC रख देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सर, हमें ये दोनों चीज़ पता चल गया कि अगर V पॉजिटिव ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव VCC मिलेगा, अगर V नेगेटिव टर्मिनल ज़्यादा है तो नेगेटिव VCC मिलेगा। तो सर इसमें कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो वो भी देख लेते हैं। सर्किट का कुछ कंडीशन, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, नो फीडबैक, ठीक है। तो इस सर्किट में हमें कोई भी फीडबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, VGC, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो अभी तक हमने सब सर्किट में लगभग अप्लाई कर दिए हैं, वो क्या हो रहा है, VGC इज इनवैलिड, ठीक है। तो ये एक सर्किट होता है जिसमें आपका वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड है आपका ओपैम इन सैचुरेशन रीजन। तो आपको V आउटपुट पे क्या मिल रहा है, V सेट मिल रहा है। V सेट का मतलब क्या है, V सैचुरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ओपैम है वो अब सैचुरेशन रीजन में आ गया है। और एवरी ओपैम इज इन सैचुरेशन, तो VGC invalid even if feedback may be present, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार सैचुरेशन रीजन में आपको फीडबैक भी देखने को मिल जा सकता है, ठीक है। फीडबैक भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है, ठीक है, वो हमेशा के लिए सैचुरेशन रीजन में आपका VGC क्या होगा, इनवैलिड होगा, ठीक है। सैचुरेशन रीजन में कभी भी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा जो ओपैम्प सर्किट का इस्तेमाल एंड उसका बहुत ही सारा सर्किट का डायग्राम
लगभग हमने कंप्लीट कर चुका। जो हमारा बेसिक पोर्शन था ओप एम्प का एंड उसका जो सर्किट डायग्राम का वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अभी हम आ चुके हैं इस पोजीशन में जिसमें हम ओप एम्प का क्वेश्चन भी कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ओप एम्प का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर ओप एम्प का थोड़ा सा एडवांस में भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल 6 PM पर।